हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो आज से हमारी न्यूज़ सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम साइंस पेडागोजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं, लेकिन यूनिट शायद 8 से 9 यूनिट इसमें भी हो जाती हैं। तो कंपेरिजन अदर्स यूनिट्स का बात करें तो थोड़ी छोटी है, बट जो यूनिट्स हैं वो थोड़ी सी लेंदी हैं, वीडियोस थोड़ी लेंदी रहेगी। बढ़िया यूनिट है। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करूँ, जिसमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करा है, तो ये विज्ञान किस तरह से विकसित हुआ, इसका इतिहास क्या है, वहाँ से चीज़ें लेकर वहाँ से चीज़ें चलकर यहाँ पर आएंगी। तो इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तथ्यात्मक कथन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं। समझने का थोड़ा सा कम मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल देखते रहिएगा एंड तक, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनकर आ जाए ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट का डिस्कशन। विज्ञान का इतिहास व दर्शन। विज्ञान का इतिहास क्या रहा है और इसकी फिलोसफी क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो आज पूरा विश्व, विशेषकर विकासशील देश, 3 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं: जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और गरीबी। ये क्वेश्चन ऐसा बनकर आ जाता है कि आजकल सारे विकासशील देश निम्नलिखित में से कौन सी 3 चुनौतियों का सामना सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? तो जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और गरीबी का सामना सबसे ज़्यादा करते हैं। मानवीय विज्ञान की, यानी कि विज्ञान को मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सार्थक बनाने की है। आज आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता यह है कि हम विज्ञान को थोड़ा सार्थक बनाएं, ताकि वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। विज्ञान मनुष्य का एक महान उद्यम है। साइंस इज अ ग्रेट ह्यूमन एंटरप्राइज। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे से, ये हमें जस्ट याद रखना है। तो ये फैक्ट्स टाइप का ही है। प्राचीन युग, प्राचीन युग में विज्ञान का किस तरह से विकास हुआ। भारतीय दार्शनिक की बात करें, इंडियन फिलोसफी के बारे में, तो पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद लगभग 7000 वर्ष पूर्व लिखे हुए हैं। ये शायद क्वेश्चन कहीं देखा है मैंने कि वेद कितने वर्ष पहले लिखे हैं, तो लगभग 7000 साल पहले वेद लिखे गए हैं। ठीक है। प्राचीन काल, प्राचीन काल को 2 भागों में बांटा गया, एक तो वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल 5000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ईसा पूर्व मतलब कि बीसी। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसवी तक चलता है, यानी कि बीसी से ये एसी तक चलता है। एडी एडी होता है, एडी। ठीक है, बीसी से एडी तक चलता है। अज्ञात दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक संप्रत्य विकसित किए गए, जाने माने दार्शनिकों द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। मतलब कि इस टाइम पर जो वैज्ञानिक संप्रत्य हमारे सामने आए, कुछ कॉन्सेप्ट आए, तो हमें पता नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बिल्डअप किए गए, किसने वो कॉन्सेप्ट, कौन वो कॉन्सेप्ट लेकर आया। लेकिन उत्तर वैदिक काल के टाइम पर जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, उनका हमें पता है कि यह सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया हुआ है। 5000 ईसा वर्ष पूर्व 4 वेद लिखे गए: यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। ये चीजें आपको याद रखना है कि 4 वेद लिखे गए और हर एक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसका एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ये वैदिक विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है। कल्पसूत्र में विभिन्न रीतियों, कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गृह सूत्र घरेलू व्यक्तियों को वैदिक कर्तव्य निभाने की बात करता है। धर्म सूत्र नैतिक व चारित्रिक नियमावली के बारे में बताता है। सरोता सूत्रा सूत्र श्रुतः सूत्र जो है वो वैदिक बलि से संबंधित रीतियों का वर्णन करता है। और शुल्भ सूत्र बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कल्प सूत्र के बारे में बात की गई, जिसमें जो कर्म कांड है इसके बारे में बात की गई है। फिर गृह सूत्र की बात की गई, जिसमें घरेलू व्यक्तियों को वैदिक कर्तव्य निभाने की बात की गई कि जैसे गृहस्थ जीवन को अच्छे से निभाओ। फिर धर्म सूत्र आता है, जिसमें नैतिक और चरित्र की बात की गई। सरोता सूत्र आता है, जिसमें वैदिक बलि से संबंधित रीतियों का वर्णन किया गया। और शुल्भ सूत्र में जाकर बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर बीजगणितीय गणना वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बीजगणितीय गणनाओं के बारे में या इन गणनाओं से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो शुल्भ सूत्र है। तो कुछ विद्यालय हैं: अत्रिय, धन्वंतरी और कश्यप। अत्रिय विद्यालय में आंतरिक चिकित्सा की बात की जाती थी, धन्वंतरी में शल्य चिकित्सा की, और कश्यप में स्त्री रोग व बाल चिकित्सा की। आगे आएंगे
चरक, सुश्रुत और बागभट्ट केवल दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि प्रयोगवादी भी थे। अब ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रयोगवादी था, तो चरक, सुश्रुत और बागभट्ट ये तीनों ही प्रयोगवादी थे। भारतीय दार्शनिकों, प्रकृतिवादियों और प्रयोगवादियों ने उत्तर वैदिक काल में परंपरागत शोध प्रणालियों जैसे सैद्धांतिक, प्रायोगिक और वर्णनात्मकता का प्रयोग करा है। तो ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ है इन सब का काम। कपिला का सांख्य दर्शन, कपिला का सांख्य दर्शन किसकी तरह है, तो ये डार्विन बात की तरह है। ये एक छोटा सा फैक्ट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। पाई के मान के बारे में माधव ने बताया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे भारत के। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले भारत में डिस्कवर्ड हो चुकी थी, बट उनका नाम नहीं आ पाता है। तो कपिला का सांख्य दर्शन डार्विन बात की तरह है। हालांकि पहले कपिला का सांख्य दर्शन आया, उसके बाद डार्विनवाद आया, लेकिन हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। ब्रह्मगुप्त को बीजगणित का पिता माना जाता है। पतंजलि ने पूरे विश्व में योग विद्या के श्रेय में अपना योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मगुप्त बीजगणित से रिलेटेड है, पतंजलि पूरे विश्व को योग की शिक्षा देने से संबंधित है। तो ये तो हुई इंडियन फिलोसफी की बात। इसमें हमने वेदों के बारे में बात करा, वैदिक काल के में किस किस तरह से चीजें चलती थी उसके बारे में बात करा। और अब हम बात करेंगे पश्चिमी दार्शनिक के बारे में, जो हमारा वेस्टर्न फिलोसफी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पश्चिमी दार्शनिकों व प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने विज्ञान विधि की नींव रखी और ग्रीस में एक अधिगम केंद्र की स्थापना की। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विधि की नींव किसने रखी है, तो जो पश्चिमी दार्शनिक जो थे उन्होंने रखी है। ग्रीक निवासी पाइथागोरस, पाइथागोरस कहाँ का निवासी था, ग्रीस का निवासी था। ग्रीस निवासी पाइथागोरस ने मिस्र से बीजगणित का विचार लाया और बाद में यही सुस्पष्ट प्रमाणों द्वारा माना जाना पाइथागोरस प्रमेय बना। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ग्रीक आइलैंड ऑफ कोस से हिप्पोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता कहलाए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन कहलाए, हिप्पोक्रेटस। अरस्तु एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक थे, उन्होंने वैज्ञानिक विधि की बहुत अच्छी समझ थी, ठीक। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स बन गए इंपॉर्टेंट। आर्किमिडीज अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध गणित विद्यालय में पढ़ते थे, वे असाधारण बुद्धि वाले और वैज्ञानिक थे। तो ये इनके बारे में छोटा सा डिस्कशन हो गया हर एक व्यक्ति के बारे में, और भी आएंगे इसमें भी बहुत से आने वाले हैं। अब आता है मध्यकालीन युग। ये युग 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। कुल मिलाकर मध्यकालीन युग को 3 भागों में बांटा, अंधकार युग, उच्च मध्य युग और उत्तर मध्यकालीन युग, ठीक। आपको बस इनके नाम याद रखना है, किस किस भागों में बांटा है, इससे ज्यादा इनके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साइंस पेडागोजी की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा उसके इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, उसके बारे में हमें डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं है। भारत में राजा हर्षवर्धन के काल तक कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास पूरे शिखर पर था, लेकिन इसके बाद भारत में विज्ञान थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि लोग अंधविश्वासों में मानने लगे थे, जातिवाद बहुत ज्यादा हो गए थे, चिकित्सकों ने काम बंद कर दिया गया था, उस जगह झाड़ फूक वाला काम ज्यादा चलने लगा था, तो विज्ञान का विकास फिर धीरे से रुक गया। हम अगर बात करें तो आर्यभट्ट, बारहमिहिर और हम भास्कराचार्य, महर्षि कणाद और भी जैसे ऋषि कपिल, तो इन लोगों के नाम जो मिलेंगे हमें प्राचीन भारत में ही मिलेंगे, ठीक है। वैदिक काल के में जो हमारा भारत था उसी में मिलेंगे, लेकिन आधुनिक काल में फिर हमें इतने बड़े बड़े भारत से वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट हमें नहीं देखने को मिलते, वो इसी सबके चक्कर में। हालांकि फिर भी हमें कुछ दिखते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन हमें देखने के लिए मिले, जगदीश चंद्र बोस और भी साइंटिस्ट मिले, लेकिन वो वाली बात फिर नहीं रही। पश्चिम में इसी काल में विज्ञान का सर्वोदय हुआ। तो मध्यकाल में जिस टाइम पे भारत में विज्ञान को दब रहा था, विज्ञान अंधविश्वास की तरफ लोग जा रहे थे, उसी टाइम पे पश्चिमी देशों में विज्ञान की उत्पत्ति हुई। उस समय के सबसे महान प्रायोगिक वैज्ञानिक इटली के लियोनार्डो दा विंसी, चलो लाइट जा चुकी है, तो उस समय के सबसे महान प्रायोगिक वैज्ञानिक कौन थे, इटली के लियोनार्डो दा विंसी। इनकी आपने वो पेंटिंग देखी होगी मोनालिसा वाली, शायद इन्होंने बनाई है। सबसे बड़े चित्रकार के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें उड़ने वाली मशीनों, द्रव्य इंजीनियर, वनस्पति विज्ञान व खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता है। यह पुनर्जागरण की शुरुआत थी। पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, चिकित्सक व पादरी निकोलस कोपरनिकस ने ग्रहों की जटिल गतियों को समझने के लिए सूर्य को स्थिर माना, और इसी तरह से उसने देखा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह या तारे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये बात आर्यभट्ट ने पहले ही बोल दी थी, बट
वो क्या रिटर्न में नहीं है अपने पास। गैलीलियो गैलीली शायद विश्व में सबसे उत्तम वैज्ञानिक थे। विज्ञान के इतिहास में पहली बार गैलीलियो ने अपनी दूरबीन आकाश की ओर घुमाई और आश्चर्यजनक खोजें की। अब आपको समझ में आएगा यहाँ से कि मैं ये सब कुछ आपको इतना सब कुछ हाईलाइटेड करके पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज स्टेटमेंट उठकर DSSB में आया हुआ है, एज इट इज स्टेटमेंट उठकर आया हुआ, इसलिए मैं हर एक साइंटिस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा है, कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा था। अरस्तु ने गैलीलियो के सिद्धांत के बीच एक बड़ा प्रतिमान परिवर्तन था। अरस्तु से गैलीलियो के सिद्धांत के बीच एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह था, यह विज्ञान के इतिहास में नया मोड़ था। जर्मनी के जोहानस केपलर के नियम आपने पढ़े होंगे। ग्रहों की गति के संबंध में इन्होंने 3 नियम दिए हैं केपलर ने, जिन्होंने साइंस पढ़ी उन्होंने तो पढ़े ही होंगे। ग्रहों की गति के संबंध में नियमों की खोज की। ये नियम 200 वर्षों तक समय की कसौटी पर खड़े होते रहे, हालांकि बाद में छोटी मोटी कमी के बाद इन्हें सही कर दिया गया। विलियम हार्वे का आपको पता होगा, इन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की है। एंड एनाटॉमिकल डिजर्टेशन कंसर्निंग द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स, ये इनका एक शोध पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई थी। इनमें आपको यार किसी की याद रखने की जरूरत इतनी है नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया। कुछ आपको याद होंगे, जैसे गैलीलियो का सबको पता होता है, विलियम हार्वे का पता है, केपलर का सभी को पता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में तो यार भारत में बहुत ही बेकार हालत रहा है, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजी सोच के कारण वैज्ञानिक सोच भी प्रभावित हुई और भारतीय परंपराएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और आजकल हम लोग जाहिर वेस्टर्न कल्चर की तरफ रहे हैं। अगर आप देखो तो हमारे पहनावे से लेकर बोलने करने के, खाने पीने का हर एक तरीका वेस्टर्न तरीका ही हो गया है। अगर अब हम जो जैसे हम दाल चावल पहले हाथ से खाते थे, अगर अब हम वो चम्मच से खाते हैं तो वो हम ज़्यादा कूल फील करते हैं। फलों की बात कर लें, फलों को हमारे यहाँ क्या होता था, पेड़ से तोड़ के लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बीच में से काटो या तोड़ के लाओ और उसे खा लो। लेकिन अब हम उसे ज़रा ज़रा छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और फिर छोटे छोटे पीस करने के बाद हम उसको वो जो ये जो चम्मच आती है कांटे वाली, इससे खाना हम पसंद करते हैं। ठीक है, और अगर कोई इससे नहीं खाता है तो हम उसे समझते हैं लो क्लास व्यक्ति है। तो ये सब कुछ एक वेस्टर्न कल्चर का ही पार्ट है, वाइन पीना, बियर वगैरह नॉर्मल हो जाना, ये सारी चीज़ें। विज्ञान शिक्षा की ओर पश्चिम की पहुंच, यहाँ पर एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट बॉयल, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। रॉबर्ट बॉयल ने गैसों के व्यवहार की खोज की। DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉबर्ट बॉयल वाला जो क्वेश्चन है वो DSSB मुझे जहाँ तक याद है 2018 में आया हुआ था। एंटनी वन ल्यूवेन हुक ने सूक्ष्म जीवों की खोज की। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यहाँ पर शायद मिस हो सकता है। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए, ये तो हमें जानते ही हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्थिर विद्युत यानी स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। फिर प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन के लिए जाने जाते हैं। जब रॉबर्ट बॉयल का गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो इनमें से किसी का ही पूछ सकता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज करी। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबक की खोज की। विद्युत चुंबक मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की इन्होंने खोज करी। मैं मेरा कैमरा हटा देता हूँ यहाँ से, आप लोगों को शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया। ठीक, आगे बात करें। 1799 में रमफोर्ड ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। किसने? रमफोर्ड ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सामान्य जीवन की जरूरतों की पूर्ति हेतु विज्ञान के उपयोग करने के लिए युवा वर्ग को शिक्षित करना। यार ये पेन क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। अरे तुम्हारी ये साला पेन, अरे यार मुझे लगता है ये पेन इसका ना खराब नहीं हुआ है, सही हो गया है। चलो, ये ना यही होती है टेक्निकल चीज़ें, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब इसकी जगह मैं पढ़ा रहा होता आपको वाइट बोर्ड पर चौकिया मार्कर से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ा रहे थे आराम से। लेकिन टेक्निकल में यही समस्या है, कब क्या चलना बंद हो जाए। TN हक्सले ने विज्ञान में प्राकृतिक
इतिहास की शैक्षिक सत्ता पर भाषण दिया, जॉन टिंडल ने क्या दिया, ये सब है। तो वही चीज़ें हैं ये कि किसने क्या दिया हुआ है, किसने क्या नहीं दिया हुआ है। विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं प्रारंभ 1852 में आरंभ हुई थी। तो विज्ञान में जो कॉमन एग्जामिनेशन है वो 1852 से स्टार्ट हुए। विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ योगदान आर्मस्ट्रॉन्ग का था, जो कि लंदन में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। आगे आते हैं भारत में विज्ञान शिक्षण का विकास। ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में किस तरह से विकास हुआ। पहला कि विज्ञान शिक्षण की एक समान व्यवस्था। इंग्लैंड में जो कुछ भी हुआ उससे भारतीय शिक्षा का ढांचा प्रभावित हुआ, और इसलिए प्रभावित हुआ कि भारत पर उन लोगों का ही शासन था। 20वीं शताब्दी तक विद्यालयों में विज्ञान विषय था ही नहीं। ठीक है, तो भारत के विद्यालय थे उसमें विज्ञान विषय नहीं था 20वीं शताब्दी तक। सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग आया 1952-53 में की रिपोर्ट में सामान्य विज्ञान को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। 1956 में शिमला हिल्स में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर अखिल भारतीय सेमिनार हुआ। यह अपनी किस्म का पहला सेमिनार था जिसमें पाठ्यक्रम, उपकरण, परीक्षा विधि, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, विज्ञान क्लब, संग्रहालय आदि इन सब पर चर्चा हुई। अब आप कह सकते हो कि 20वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1900 तक कोई भारतीय शिक्षा थी उसमें सब्जेक्ट्स में साइंस को तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता था। फिर धीरे धीरे उनको लेकर आए। पार्लियामेंट्स एंड साइंटिस्ट जो थे वो एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ कमेटियां बनाई। फिर यूनेस्को का प्लानिंग कमीशन आया 1963 में। सोवियत संघ ने यूनेस्को प्लानिंग मिशन के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत आए। समुचित पाठ्यक्रम का प्रभावी कार्यक्रम विकसित करने के लिए अप्रैल 1964 में कोठारी साहब की अध्यक्षता में विज्ञान शिक्षण पर कॉन्फ्रेंस हुई। फिर धीरे धीरे विज्ञान को इंक्लूड किया जाने लगा। सितंबर 1961 में जो एनसीईआरटी की स्थापना करते हैं ये, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाते हैं। यह परिषद एनआईई चलाती है जो अनुसंधान, अनुदेशन और मूल्यांकन अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय संस्थानों से संबंधित है। तो वो ये सब कुछ इस यूनिट में फैक्चुअल ही चलने वाला है, सामान्य जैसा तो इसमें कुछ चलने वाला नहीं है। 1974 में मुंबई में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन DSSC में यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यह आया था कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण का एक नोडल केंद्र माना जाता है, और 4-5 ऑप्शन थे। उसमें से एक ये भी था, होमी जहांगीर भाभा विज्ञान केंद्र। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है, ये विज्ञान ओलंपियाड से रिलेटेड है। इसका एक प्रशिक्षण केंद्र नोडल के रूप में जाना जाता है। विज्ञान का दर्शन वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें पुष्टिकरण और खोज दोनों ही शामिल है। यानी कि इसमें प्रोसेस ऑफ कन्फर्मेशन एंड डिस्कवरी दोनों ही चीजें शामिल है। कन्फर्म भी होनी चाहिए चीजें और खोज भी होती रहनी चाहिए। कार्ल पेपर का मुख्य प्रश्न था कि क्या विज्ञान का दर्शन विज्ञान को अविज्ञान से भिन्न करता है। उसने कहा कि विज्ञान की मुख्य विशेषता है कि यह दावों को झुटलाने का प्रयास करता है, उन दावों को जिन्हें कम से कम सैद्धांतिक रूप से झुटलाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो विज्ञान का दर्शन है वह दावों को झुटलाने का प्रयास करता है। जैसे कोई कुछ दावा कर रहा हो, जैसे कि पहले दावा क्या चलता था कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। अब इसको झुटलाने का काम विज्ञान दर्शन करता है। तो ये बात इन्होंने करी कॉल पेपर ने। तर्क आधारित सकारात्मक सोच रखने वाले विज्ञान को अवलोकन के साथ जोड़ा और अवलोकन रहित को अविज्ञान के साथ। सही बात है भाई। देखो, जिसको लॉजिक के साथ आप ऐड कर सकते हो उसे तो उन्होंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ जोड़ा है। ठीक है, और जिससे आप तर्कपूर्ण तरीके से नहीं बता सकते वो अविज्ञान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सृजनवाद विज्ञान के मानदंडों पर खड़ा नहीं उतरता, इसलिए उसे जैव विकास के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। किसे? सृजनवाद विज्ञान को जैव विकास के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। ये फैक्ट्स है। विज्ञान के दर्शन में विश्लेषण की मुख्य भूमिका है। एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है साइंस में, क्योंकि यह विज्ञान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी तर्कपूर्ण क्रियाकलापों के लिए। यदि हमें किसी प्रक्षेपक की गति को गणितीय रूप में समझना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल, प्रेक्षण का कोण, आरंभिक कोण को अलग अलग समझने की यह क्रिया आसान हो जाती है। इस विश्लेषण के उपरांत उपयुक्त गति के सिद्धांत की रचना करना संभव हो जाता है।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको किसी प्रेक्षक के गति के गणितीय रूप में समझना हो तो इसके लिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल, प्रेक्षण का कोण और आरंभिक वेग, इन तीनों चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो यही क्या है, यही विश्लेषण है, क्योंकि आप चीजों को तोड़ तोड़ कर रहे हो। विज्ञान दर्शन में एक और संप्रत्यय है अपचयवाद। ऐसा माना जाता है कि पढ़ने के सभी क्षेत्र अंत में वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के ही अधीन है। आप कोई सा भी क्षेत्र पढ़ लो विज्ञान का, आपको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की तरफ तो आना ही पड़ेगा। डेनियल डेनेट ने शब्द यूज करा है लालची अपचयवाद, यानी कि बैड साइंस शब्द का प्रयोग करा। तो याद रखना है कि ये शब्द का प्रयोग किसने करा है। इनकी जो बुक है डेनियल डेनेट की, डेनियल डेनेट की बुक है डार्विन्स डेंजरस आइडिया। ये क्वेश्चन DSSS में आया हुआ है। मुझे लगता है मेरा पेन टेप ना जवाब देने लगा, अब ये कभी भी बंद हो सकता है। बस आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। ये क्या देखो, लिख कहाँ रहा हूँ और कल कहाँ चल कहाँ रहा। तो डार्विन्स डेंजरस आइडिया किसकी बुक थी, डेनियल डेनेट की बुक थी ये। अवलोकन में अनुभूति और ज्ञान दोनों होते हैं। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स बोथ परसेप्शन एंड कॉग्निशन। जहां कुछ अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे किसी विशेष परिकल्पना को प्रमाणित करते हैं, भाई संदेह करने वाले कह सकते हैं कि नहीं, परीक्षण यंत्र में कोई त्रुटि है। देखो ये हो जाता है कि पूरा देखा तो एक साथ, कुछ वैज्ञानिकों ने अवलोकन करा कोई भी इंस्ट्रूमेंट से और अवलोकन निकालने के बाद अपनी परिकल्पना को प्रूफ कर दिया। तो जो संदेह करने वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि नहीं, आपकी परिकल्पना गलत हो सकती है, हो सकता है जो यांत्रिक यंत्र है उसी में गलती हो। अगर जैसे किसी ने बात करी हो, सबसे पहले बताया हो कि उसने परिकल्पना का निर्माण करा कि हो सकता है सूर्य स्थिर हो और हम सब उसके चारों तरफ घूमते, उन्होंने उपकरण के माध्यम से बता दिया कि हमने इस टेलीस्कोप से देखा या फिर इस तरह से देखा। तो जो संदेह करने वाले हैं वो ये बोलेंगे कि आपका टेलीस्कोप ही खराब है, ठीक है, वही सही नहीं बताता है। दुनिया में होने वाले कार्यों के बारे में हमारी समझ पर हमारा अवलोकन निर्भर करता है और यह समझ हमारी अनुभूति को भी प्रभावित करती है। आगे हम बात करें ज्ञान और विज्ञान में विश्वास, नॉलेज एंड बिलीफ्स इन साइंस। विज्ञान में कैसे जानने का विशेष महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व किसका है, कैसे, कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। शिक्षार्थियों को पता होना चाहिए कि वे कैसे कौशलों को सीखें जिससे किसी प्रयोग को सफलतापूर्वक कर सकें, सही गणना कर सकें, परिमेय को प्रमाणित कर सकें, समीकरण हल कर सकें, स्लाइड को रंजित करके सूक्ष्मदर्शी को देख सकें। तो कैसे कर सकें, तो कैसे का विज्ञान में बहुत ज्यादा महत्व है। फिर हम आते हैं क्यों पर। क्यों जानना एक अलग विषय है। एक शिक्षार्थी को पता है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है। अब इसे समझने के लिए कि वर्षा की बूंदों पर प्रकाश के विवर्तन के नियम का वह प्रयोग करता है। क्यों जानना संबंधित है स्पष्टीकरण से। क्यों जानना किसे संबंधित है, स्पष्टीकरण और समझ से, जिसमें विद्यार्थी प्रकृति के सिद्धांतों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तीसरे प्रकार का है क्या मतलब कि जानना। उदाहरण के लिए शिक्षार्थी जानता है कि पृथ्वी लगभग गोल है, यह पाइथागोरस प्रमेय सही है। हम सभी विषय वस्तु से संबंधित मान्यता होती है, ये मान्यता सैद्धांतिक हो सकते हैं। तो क्यों जानना किससे रिलेटेड है, स्पष्टीकरण से है। क्या जानना रिलेटेड है जस्ट आपको फैक्ट से मालूम करना हो, और कैसे जानना आपका प्रोसेस से रिलेटेड हो जाता है। प्लेटो पहला दार्शनिक था जिसने अपने संभाषण मेनो में जानता है कि परिभाषा दी है। इसका एक संभाषण है मेनो, ये याद रखना है। मेनो किससे रिलेटेड है, प्लेटो से रिलेटेड है। द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ प्रपोज अ डेफिनेशन ऑफ नोज दैट वाज द प्लेटो इन हिज डायलॉग मेनो। प्लेटो का जो मेनो डायलॉग है इसमें इसने सबसे पहले जानता है कि परिभाषा दी हुई है, ठीक है। शब्दों को ये बहुत ही घुमा फिरा कर देते हैं। इनके अनुसार ज्ञान की परिभाषा या अधिक स्पष्ट शब्दों में किसी व्यक्ति का कहना है कि पृथ्वी गोल है, उसका मतलब यह है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि पृथ्वी गोल है तो उसका मतलब यह है कि पहले तो शिक्षार्थी को विश्वास होना चाहिए, उदाहरण के लिए कि विश्वास होना चाहिए कि पृथ्वी गोल है, और दूसरा यह है कि उसका विश्वास फिर सच भी होना चाहिए। अंत में शिक्षार्थी के पास कारण या प्रमाण होना चाहिए कि उसका विश्वास सत्य है। अगर किसी ने माना कि पृथ्वी गोल है तो पहले तो उसे खुद विश्वास हो कि पृथ्वी गोल है, और दूसरा फिर उसका विश्वास सही होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही
घुमी हुई बात बोली इन्होंने, सीधी सीधी बात को उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर बोला है, लेकिन बात ही यही है। और आखिरी में फिर उसके बाद प्रूफ होना चाहिए कि हाँ पृथ्वी गोल है। ज्ञान की इस धारणा के अनुसार जानने वालों के लिए आवश्यक है कि उसके सामने प्रमाण हो, ना कि केवल इसलिए कि वह पुस्तक में लिखा हुआ हो। कोई भी चीज़ है तो उसके व्यक्ति को उसके प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है तो वह सही है। वैज्ञानिक ज्ञान के दो स्रोत हैं। पहला वह जिसे हम सीधे अनुभव से प्राप्त करते हैं, यानी कि आपने कोई एक कंडीशन हुई, कोई परिस्थिति आपकी ऐसी आई जिसके माध्यम से आपने प्राप्त कर लिया। और दूसरा जब आप खुद देखकर, सुनकर, महसूस करके प्राप्त करते हैं। यह कुल मिलाकर ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत है। अच्छा, ये पहले ही चल रहा है, ये तो प्रत्यक्ष वाला ही चल रहा है। दूसरा यहाँ पर आएगा। दूसरा, हमारे पास वह ज्ञान है जिसके लिए हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी विश्वास के कारण या औचित्य प्रदान कर सकते हैं। पहला तो वो है जो हमने खुद फील करा है, और दूसरा वह है जो हमें पता है और उसके लिए हम प्रूफ ला सकते हैं कि आखिर क्यों ये सही है। आगे आता है विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है इसके अंदर हम पढ़ते हैं विज्ञान की परिभाषा तथा उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि ऊपर इंपॉर्टेंट ही चल रहा था, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऊपर जो भी अभी हम जो हमने पढ़ा था उससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके थे। तो विज्ञान एक विश्वसनीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विश्व के समस्त वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान विचारों के परीक्षण पर निर्भर करता है जिनके प्रमाण प्राकृतिक संसार से एकत्र किए जाते हैं। विज्ञान के बिना आधुनिक संसार आधुनिक नहीं होता, हम पुराने ही टाइम में जी रहे होते। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधा और स्पष्ट है। विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक संसार की वास्तविक प्रक्रिया को जानना है और इसके लिए ईमानदारी आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हमने विज्ञान की 3 विशेषताएं पढ़ ली हैं। पहला तो विज्ञान सीधा और स्पष्ट है। दूसरा यह है कि विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक संसार की वास्तविक प्रक्रिया को जानना है। और तीसरा यह है कि विज्ञान में ईमानदारी आवश्यक है। ईमानदारी का मतलब कि जो आंकड़े आपके पास निकले हैं आप उन्हें एज इट इज शो करो, बड़ा चढ़ाकर उन्हें नहीं बताओ। विज्ञान में हम जो भी कुछ करते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। विज्ञान को हम वस्तुनिष्ठता मतलब कि देखो, एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति से व्यक्ति वो चीज बदल जाएगी। वस्तुनिष्ठ मतलब कि व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदलेगी, जब आप वस्तु को ही चेंज करोगे तब वो चीज बदलेगी। तो विज्ञान को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्य प्रयोग के लिए एक एकत्रित व सुव्यवस्थित अधिगम जो प्राकृतिक घटनाओं तक ही सीमित है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं तक जो चीजें सीमित है, एक अध्ययन हो गया, वो हमारा विज्ञान के अंदर आ जाएगा। विज्ञान की प्रकृति, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। विज्ञान की प्रकृति क्या है? साइंस इज अ बोथ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ प्रोसेस। तो विज्ञान में आपका ज्ञान भी है और प्रक्रिया भी है। विज्ञान उत्तेजक है, साइंस इज एक्साइटिंग, साइंस इज यूजफुल, विज्ञान उपयोगी है क्योंकि इसका कई जगह यूज होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, साइंस इज ऑन गोइंग। विश्वसनीय मानव उद्यम है, और विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है। विश्वसनीय मानव विश्व स्तरीय मानव उद्यम है और एक सामुदायिक उद्यम भी है। सामुदायिक उद्यम के लिए एक एग्जाम्पल है, तो मैं पढ़ लेता हूँ जरा इस एग्जाम्पल को। वॉटसन और क्रिक, वॉटसन और क्रिक उनसे पहले कार्य कर चुके अनेक वैज्ञानिकों प्रयास से प्रेरित हुए और डीएनए के मॉडल के लिए एक बढ़िया विचार और आइडिया मिला। तो ये क्या हुआ, एक सामुदायिक उद्यम आ गया कि पहले कुछ लोगों ने कुछ खोजें की, फिर आगे आने वाले लोगों ने उन्हीं को फिर आगे बढ़ाया और फिर उसका सही बता दिया कि आखिर ये कैसे क्या चल रहा था। विज्ञान की प्रक्रिया, विज्ञान की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। पहला, विज्ञान युगों के अनुभवों पर आधारित मान्यताओं पर चलता है और मान्यता है कि विश्व स्वेच्छा से नहीं चलता है। ये एक विशेषता हो गई। अनुभवों पर आधारित मान्यताएं, अनुभव पर आधारित लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उसके हिसाब से कुछ नियम या कुछ पॉइंट्स कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स बताते हैं और उन्हीं के आधार पर विज्ञान पर चलता है। विज्ञान का ज्ञान पदार्थ के नमूनों के अवलोकन पर आधारित है, केवल निजी जांच के लिए नहीं अपितु सभी लोगों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है। नमूनों के अवलोकन के द्वारा ये चलता है विज्ञान, और एक ही व्यक्ति की जांच से यहाँ पर काम नहीं करते, सभी लोग जांच करते हैं, फिर अगर वो सही रहता है तो फिर उसे नियम बना दिया जाता है। विज्ञान थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, बेशक इसका उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की सुव्यवस्थित व व्यापक समझ है।
विज्ञान ना तो समाप्त होता है और ना ही कभी समाप्त होगा, अभी तो बहुत कुछ खोजना इसमें बाकी है। आधुनिक विज्ञान की अधिकतम शाखाओं में मापन एक मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि सिद्धांतों की रचना व स्थापन संख्याक तुलना के आधार पर ही होता है। सिद्धांतों की रचना होती है वो न्यूमेरिकल कंपैरिजन के बेस पर ही होती है, इसलिए मापन बहुत आवश्यक है विज्ञान में। विज्ञान का ज्ञान, विज्ञान के ज्ञान की बात करें, परिकल्पना अवलोकन पर आधारित बुद्धिमानी से लगाया गया अनुमान है। परिकल्पना क्या है? अवलोकन पर आधारित बुद्धिमानी से लगाया गया अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। परिकल्पना होती क्या है, वैसे मैंने इसका पहले एक आध बार एग्जाम्पल दिया ही हुआ है। वो एक एग्जाम्पल काफ़ी इसका फेमस है कि एक पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हुए थे, तो सुबह उठकर जो बच्चे हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये पत्ते क्यों गिरे। कोई कहता है कि रात को बंदर आए होंगे, कोई बोलता है कि हवा चली होगी, और एक आध व्यक्ति बोल देता है कि रात को यहाँ पर भूतों ने डांस किया होगा। तो भूतों का डांस वाला क्या है, थोड़ा बुद्धिमानी वाला रहेगा या नॉनसेंस रहेगा? तो वो थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप का रहेगा, ठीक। बाकी तूफान आना या हवा चली थी, ये अच्छा, ये हो सकता है। रात को बंदर इस पर आए थे, ये हो सकता है। परिकल्पना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि विज्ञान में परिकल्पना का बहुत महत्व है। सामान्यतः परिकल्पनाओं के प्रयोग द्वारा और अधिक अवलोकनों द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। परिकल्पनाओं को पहले तो आप बहुत सारे प्रयोग करते हो और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हो, इसके बाद जो परिकल्पना सारे प्रयोग या सारे ऑब्जर्वेशंस पर खरी उतरती है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। थ्योरी, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक स्वीकृत परिकल्पना है। जिस परिकल्पना को आप स्वीकृत कर लेते हो वही फिर एक सिद्धांत बन जाता है या थ्योरी बन जाती है। परिकल्पना या परिकल्पना का समूह जिन्हें बार बार परीक्षण करके स्वीकार किया जाता है सिद्धांत बन जाता है। एक सिद्धांत तब तक वैध रहता है जब तक उसे गलत साबित करने के लिए कोई प्रमाण न मिल जाए, ठीक है। अब आपने सिद्धांत बनाया, वो सिद्धांत तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे कोई गलत ना बता दे। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत को कभी भी अस्वीकृत किया जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत तथ्यों के ध्यानपूर्वक व तार्किक परीक्षण पर आधारित होते हैं। तथ्य और सिद्धांत में स्पष्ट अंतर है। सिद्धांत स्वयं तथ्य नहीं है, परंतु तथ्यों की व्याख्या करते हैं, उनमें से संबंध स्थापित करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सिद्धांत तथ्य नहीं है, ये तथ्यों की व्याख्या करते हैं, उनमें क्या किस तरह से वो रिलेटेड है ये बताते हैं। कला विषयों में हम देखते हैं कि सिद्धांतों की विषय वस्तु प्रयोगाश्रित आंकड़ों पर नहीं बल्कि विचारों पर आधारित है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत ये सिद्धांत दार्शनिक सिद्धांत हैं। एक दार्शनिक सिद्धांत के लिए जरूरी नहीं है कि वह प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो विज्ञान है उसके तो सिद्धांत निकलते हैं प्रयोग वगैरह करके, लेकिन जो कला है, जो आर्ट्स है, वो दार्शनिक सिद्धांत है। और दार्शनिक सिद्धांत के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाए, ठीक। आता है प्राकृतिक चयन, नेचुरल लॉ। प्राकृतिक नियम है, सॉरी, प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है। प्राकृतिक नियम अवलोकनों का सामान्यीकरण करते हैं। ये वस्तुओं को स्पष्ट तो करते हैं परंतु उनका वर्णन नहीं करते। प्राकृतिक नियम प्रमाणित और स्थापित विचार है। प्राकृतिक नियम प्रमाणित और स्थापित है, जो एक बार स्थापित कर दिए गए अब ये नहीं बदलेंगे। ये उन तथ्यों पर आधारित है जो विशेष परिस्थितियों में हमेशा ही सत्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि हर साल बारिश आती ही है मौसम में, तो आती ही है, तो ये हमेशा ही सही होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नियम सामान्य कथन है जो कुछ सामान्य तथ्यों या विश्व की नियमितता का वर्णन करते हैं। तो वैज्ञानिक नियम क्या हो गए? ये सामान्य कथन हो गए जो विश्व की अनियमितता का वर्णन कर रहे होते हैं। अब हम तथ्य की बात कर लेते हैं, फैक्ट। जो वास्तविकता में होता है वह तथ्य, जैसा होता है तो होता ही होता है, ठीक है। फैक्ट मीन्स ट्रू एंड थ्योरी मीन्स स्पेक्यूलेशन। तथ्य का मतलब सत्य है और सिद्धांत का मतलब है अनुमान। वैज्ञानिक तथ्य अवलोकनकर्ता पर निर्भर नहीं होते, वैज्ञानिक तथ्य तो हमेशा सही ही होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमें हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? सूर्य है, तो ये एक फैक्ट है, इसमें कोई अनुमान नहीं चलेगा। प्रमाण, एविडेंस क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक बहस किसी कोर्ट की सुनवाई की आखिरी बहस हो सकती है, बजाय कि दो प्रतिद्वंदियों के मध्य लड़ाई। वैज्ञानिक बहस के 3 घटक हैं। देखो, विज्ञान में एविडेंस ऐसा होता है वैज्ञानिक बहस में, जैसे कोर्ट में आखिरी सुनवाई में क्या होता है? आखिरी सुनवाई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि ये इसको सजा मिलेगी और ये निर्दोष है। तो यही विज्ञान की बहस होती है, जो कोर्ट की आखिरी सुनवाई है वही विज्ञान की बहस है। विज्ञान की बहस के 3 घटक हैं। एक तो आपका
विचार या परिकल्पना, दूसरा विचार से उपजा स्पष्टीकरण या फिर अनुमान भविष्यवाणी, और अनुमानों से मेल खाता वास्तविक अवलोकन और इसका प्रमाण। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं वैज्ञानिक बहस से, याद रखना है इसे। अब आता है प्रतिमान। प्रतिमान, अरे ये आज पेन बड़ा परेशान करे। प्रतिमान, अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ सम थिंग्स, ये आपका प्रतिमान होता है जिसे हम बोलते हैं पैराडाइम्स। प्रतिमान केवल वर्तमान सिद्धांत ही नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व दर्शन है जिसमें यह और इसके प्रभाव नजर आते हैं। कोहेन की बुक है विज्ञान की संरचना, इसमें प्रतिमान बदलाव को एक वैज्ञानिक क्रांति कहा है। इसमें क्या बोला, प्रतिमान विज्ञान को एक वैज्ञानिक क्रांति बोला, या फिर हम ये एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है किसे वैज्ञानिक क्रांति कहा गया है, तो प्रतिमान बदलाव को वैज्ञानिक क्रांति कहा गया है। कुहन कहता है कि क्रांति द्वारा प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान में निरंतर परिवर्तन परिपक्व विज्ञान में विकास का एक सामान्य तरीका है। एक प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान में जो लगातार बदलाव हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी साइंस की ग्रोथ हो रही है, साइंस मैच्योर हो रही है। आगमनात्मक संदर्भ, इंडक्टिव रेफरेंस, यह एक विधि है जिसके द्वारा बच्चे अपनी आप सत्य की खोज करता है। आगमनात्मक निगमनात्मक क्या सब पढ़ रखा है, इसे मैं अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, मुझे लगता है करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। आगमनात्मक विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने में सहायता करती है। यहाँ ज्ञान स्वयं ग्रहण किया जाता है और जल्द ही अकलमंदी में परिवर्तित हो जाता है। आगमनात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है, यह वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता को विकसित करती है। करके सीखना इस विधि का आधार है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पैनी दृष्टि से अवलोकन करने का कौशल विकसित करती है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। यह विधि आपको आत्मनिर्भर होने के मौके प्रदान करती है और आत्मविश्वास भी विकसित करती है। यह बुद्धिमत्ता से मेहनत करने की आदत डालती है, यानी कि ये हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग को भी प्रोत्साहन देती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां प्रदान कर पाठ को ये रोचक बनाती है। ये धीमी प्रक्रिया है और इस विधि को पूर्ण तभी माना जाता है जब इसके निष्कर्षों की पुष्टि निगमनात्मक विधि द्वारा कर ली जाती है, तब हम कहते हैं कि आगमनात्मक विधि हमारी सही है। निगमनात्मक संदर्भ, डिडक्टिव मेथड, इसमें खोजने का मजा नहीं मिल पाता, मजा तो इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह विधि छोटे बच्चों के लिए ठीक है जो स्वयं सत्य की खोज नहीं कर सकते, उन्हें रेडीमेड सामान मिल जाता है। इस विधि में समय की बचत होती है, सर्वव्यापक सत्य खोजने के लिए विश्लेषण नहीं करना पड़ता, यह प्रक्रिया तेज है, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा किया जा सकता है। इस विधि को आगमनात्मक विधि के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यह विधि वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण नहीं दे पाती और इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित नहीं हो पाता है, तो इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। यह विधि पहल करने की भी प्रेरणा नहीं देती, तथ्यों को रटने को प्रोत्साहित करती है, जो कि तथ्य हम बाद में भूल जाते हैं। आगमन उपागम, तो भाई गणित पढ़ा रहे हो, विज्ञान व्याकरण कुछ ही पढ़ा रहे हो, अगर आप इनको मिला जुला कर पढ़ाते हो आगमन निगमन को, तो ये सबसे अच्छी तरीका है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सोच के बारे में। वैज्ञानिक सोच मान्यताओं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ एवं प्रयोग की प्रक्रियाओं को देखने का तरीका है। अनुभववादियों के लिए ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्रित अनुभवों और प्रमाणों से उत्पन्न है। अनुभववादियों के लिए ज्ञान क्या है? अनुभववादियों के लिए ज्ञान यह है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें अनुभव मिले हैं, उन अनुभव से जो ज्ञान एकत्रित हुआ वही ज्ञान है। और वैज्ञानिक सोच मान्यताओं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ और प्रयोग की प्रक्रियाओं को देखने का एक तरीका हो जाता है। अनुभववाद की बात करते हैं हम। अनुभववाद एक सिद्धांत पर आधारित है जो कि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्रित अनुभवों या प्रमाणों से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख समर्थक थे जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। वैज्ञानिक प्रयोग में अनुभाविक का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों का या अंशांकित वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग से एकत्रित किए गए प्रमाण व आंकड़े। तो ये अनुभव, आपको इसमें याद रखना है कि अनुभववाद है क्या, जो कि यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके समर्थक कौन कौन थे ये आपको याद रखना है। संदेहवाद, वैज्ञानिक संदेहवाद उन दावों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जिनका कोई अनुभाविक प्रमाण नहीं होता है, जिसकी पुनः प्रस्तुतिकरण योग्यता नहीं है, जो सत्यापित ज्ञान के विस्तार हेतु एक विधिवत मापदंड का भाग है। तो भाई देखो, कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, ठीक है। अब उनको कोई इस विज्ञान में शामिल कर रहा है तो
पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम है संदेहवाद का। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हमें शक करना चाहिए कि निर्णय को रोक कर रखना चाहिए जब तक कि पर्याप्त सूचना उपलब्ध ना हो। ये काम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें करना चाहिए हमें। विज्ञान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि नई खोजों की अन्य शोधकर्ताओं द्वारा फिर से प्रमाणित करने की क्षमता। यह गलत सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकृति देने से रोकती है। वैज्ञानिक विधि का कड़ापन देखते हुए विज्ञान को भी एक अव्यवस्थित संदेहवाद माना जाता है। तो याद रखिएगा, विज्ञान एक अव्यवस्थित संदेहवाद है। वैज्ञानिक संदेहवाद दावों का मूल्यांकन, सत्यापन की संभावना, मिथ्याकरण द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। मान्यताओं और किस्मों के प्रमाण संबंधी दावों को यह स्वीकार नहीं करता है। सिर्फ मान्यताएं या किस्से के द्वारा, किसी ने कुछ बोला, किस्से कहानी जो हमारे गांव वगैरह में चलती है, उसके द्वारा चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये एक बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैज्ञानिक विधि को एक अव्यवस्थित संदेहवाद माना जा सकता है। पूर्ण नकली संदेहवाद क्या है, ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। बुद्धिवाद या तर्कणावाद, रेशनलिज्म, रीजन इज द यूनिक पाथ ऑफ नॉलेज। ये ऐसी सोच है जो सत्य की कसौटी से संबंधित नहीं, बल्कि बुद्धिवाद को अनुभववाद का उल्टा माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं अनुभववाद का उल्टा हो गया बुद्धिवाद। दार्शनिकों का कार्य है कि भावों का शुद्धिकरण, उन्हें अविवेकपूर्ण तरीकों से मुक्त करवाना। इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक विकास और विवेकपूर्ण भावों से जुड़ना आवश्यक है। तो ये नॉर्मली है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। वैज्ञानिक विधियां, वैज्ञानिक विधि क्या है, काफी बड़ी यूनिट होने वाली है। कितनी देर से मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुंह दुखने लगा बोलते बोलते। चलो कोई नहीं, करते हैं इसे कंप्लीट, आज पूरा कंप्लीट ही करेंगे। लुंड वर्ग के अनुसार वैज्ञानिक विधि व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण व आंकड़ों की व्याख्या से बनी हुई है। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तथ्यों का सावधानीपूर्वक व सही वर्गीकरण, उनके क्रम व से संबंधों का अवलोकन, सृजनात्मक सोच, आत्म आलोचना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज, वैज्ञानिक विधि में चिंतनशील सोच, तर्क और कुछ क्षमताओं, कौशलों, अभिवृत्तियों को प्राप्त करना। वैज्ञानिक विधि में लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक विधि में लगातार मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अनुकूल परिस्थितियों व क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। ये सारे चीजें होना चाहिए किसमें, वैज्ञानिक विधि में। ये विशेषताएं होंगी इसकी। वैज्ञानिक विधि के चरण, सबसे पहले समस्या को महसूस करना या फिर समस्या को पहचानना। ये वैज्ञानिक विधि का सबसे प्रथम चरण है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चले। फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी कि समस्या को परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करने के बाद समस्या का विश्लेषण करना, यानी उसको तोड़कर देखना, अलग अलग चीजों से तोड़ के देखना, अलग अलग फैक्ट्स उसके इकट्ठे करना। फिर उससे रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं उन्हें एकत्र करना। यहाँ से बस सीक्वेंस ही पूछा जाता है। आंकड़ों का अर्थ निकालना और फिर एक परिकल्पना बनाना। परिकल्पना बनाने के बाद हम सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और अगर वह परिकल्पना ठीक हो जाती है तो फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसको सामान्यीकरण कर देते हैं। सामान्यीकरण करने के बाद उसे फिर हम अन्य परिस्थितियों में भी प्रयोग करके देखते हैं कि ये काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये वैज्ञानिक विधि है। इनकी डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ज्यादातर वैज्ञानिक विधि का सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि पहला चरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है यहाँ पर, ये जरूर आप पढ़िएगा। समस्या को परिभाषित करना, इसके अंदर समस्या की जानकारी होना चाहिए, इसे अर्थपूर्ण बनाना है, इसे संभालने योग्य बनाना है। फिर परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना के निर्माण में प्रमाण एकत्र करना, आवश्यक प्रमाणों की पहचान करना, एकत्र करना और आवश्यक प्रमाणों का मूल्यांकन। फिर प्रमाणों की व्यवस्था, इसके अंदर आपका जाएगा प्रमाणों का अनुवादन, अर्थ निकालना, वर्गीकरण करना, परिणामों का आपको विश्लेषण करना, समानताएं, भिन्नताएं, रीति रिवाज, इन सबको पहचानना। सेकंड में क्या है, परिकल्पना का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष का प्रयोग करना। फिर वो बाद में सामान्यीकरण के अंदर जाकर, यहाँ पर ना कुछ चीज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया। इससे फर्स्ट का ये हो गया था, परिकल्पना का निर्माण ये हो गया, परिकल्पना का परीक्षण। एक्चुअली मैंने सर स्किप कर दिया था जब मैं इसकी यूनिट बना रहा था तब। हाँ, चलो ठीक है। ये जो वाला पेज है
इस पेज को हम बाद में कभी समझेंगे, क्योंकि मुझे इसको समझने के लिए पहले इंग्लिश वाला पोर्शन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है। देखो यहाँ पर ये लाइन नीचे आ रही है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ मिस हुआ है कि ये शायद 2 पॉइंट एक ही से रिलेटेड थे, तो इसको याद रखिएगा। इसे हम बाद में देखेंगे अलग से, ठीक। एनआईओ समरी सारी होने के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या क्या आते हैं? जिज्ञासा, निष्पक्षता, खुली मानसिकता, दृढ़ प्रतिज्ञता, नम्रता, असफलता को मान लेने की क्षमता और संदेहवाद, ये सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर आते हैं। याद रखना एग्जाम में 4 ऑप्शन में इनमें से कोई सा देखे टिक कर देना, और इनमें से जो ना देखे उसे भी टिक कर देना, क्योंकि तब क्वेश्चन में नोट पूछा जाएगा। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की सारी जिम्मेदारी अपनी है, यानी शिक्षकों की है। शिक्षार्थी जो कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें उनकी सत्यता पता लगाने हेतु प्रयोग करने चाहिए। जो कक्षा में पढ़ा उसकी सच्चाई जानने के लिए उन्हें प्रयोग करते रहना चाहिए। बच्चों को उन्हें सिखाना चाहिए कि जब तक पर्याप्त प्रमाण इकट्ठे ना हो निर्णयों को स्थगित कर देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वे आलोचनात्मक व परिशुद्ध अवलोकन करें, बताएं जो वे देखते हैं और वे सही समझते हैं। अवलोकन करने दो, आलोचनात्मक चिंतन करने दो, ये सब कुछ करते रहने दो बच्चों को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मापन आसान नहीं है। हमें किसी ऐसे परीक्षण की जानकारी नहीं है जिससे शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही मापन किया जा सके। हमें नहीं पता ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही मापन किया जा सके, बस हम उसे अलग अलग तरीके से मापन करते हैं। ये इसका सारांश आता है। सारांश आप सबका जरूर पढ़िएगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। यूनिट हमारी एंड होती है, तो हमने फर्स्ट यूनिट एंड कर दी। काफ़ी बड़ी यूनिट थी लेकिन पूरा करा है इसे कवर। अगर आपको यहाँ पर कहीं डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और जो वो पॉइंट था वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।